नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पूर्वी लद्दाख से भारत चीनी सेनाएं हटना शुरू। 4 दिन पहले दोनों देशों में हुआ था समझौता। डेप्सांग डेमचौक में दोनों देश की सेना करेंगी पेट्रोलिंग। 2020 की स्थिति बहाल करेंगे दोनों देश। पूर्वी लद्दाख से भारत चीनी सेनाएं हटना शुरू हो चुकी हैं। हटना शुरू। 4 दिन पहले दोनों देशों में हुआ था समझौता। डेप्सांग डेमचौक में दोनों देश की सेना करेंगी पेट्रोलिंग। 2020 की स्थिति बहाल करेंगे दोनों देश। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे डिटेल से पूरी खबर को समझने के लिए। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट। डेप्सांग डेमचौक से हट रहे सैनिक। 4-5 दिनों में फिर शुरू हो सकती है पेट्रोलिंग। दोनों तरफ से एक एक कर तंबू टेंट हटाएंगे। अस्थायी ढांचों को भी तोड़ा जा रहा है। सैनिकों की कमी करने लगे हैं दोनों देश। डेप्सांग डेमचौक में एक बड़ी अहम पहल इस वक्त चीन और भारत की तरफ से, और ये पहल उस वक्त हो रही है जिस वक्त ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। फैसला लिया गया था कि डेप्सांग डेमचौक से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी और पेट्रोलिंग फिर से शुरू की जाएगी। नेक्स्ट ग्राफिक्स। तो एलएसी पर डिसएंगेजमेंट। डेप्सांग डेमचौक से हट रहे सैनिक। 4-5 दिनों में फिर शुरू होगी पेट्रोलिंग। दोनों तरफ से एक एक तंबू को हटाया जा रहा है। एक एक करके सभी तंबुओं को हटाया जा रहा है। अस्थायी ढांचों को भी तोड़ा गया है। सैनिकों की कमी करने लगे हैं दोनों देश। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सीधा डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जय हिंद सर। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? देखिए, डॉक्टर साहब के साथ आवाज चेक करिएगा। डॉक्टर साहब को मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, तब तक एक बार फिर से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट में द्विपक्षीय मुलाकात हुई। 5 साल बाद दोनों नेता आपस में आमने सामने बैठे और सीमा विवाद को सुलझाने पर एक पहल हुई। उसका नतीजा यह हुआ कि डेप्सांग डेमचौक से डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। इससे पहले गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, पैंगोंग सो साउथ और नॉर्थ से भी डिसएंगेजमेंट हो गया था। 2022 में हो गया था। अब डेप्सांग डेमचौक से भी ऐसा हो रहा है और 2020 से पहले की जो स्थिति है उसे बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि डिसएंगेजमेंट से काम चल जाएगा या डी एस्केलेशन के लिए सोचना होगा। क्या दोनों देश उसके लिए तैयार हैं? और कितना ट्रस्ट चीन के ऊपर किया जा सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब डॉक्टर राम श्रीवास्तव बहुत बारीकी से दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद समय देने के लिए। जय हिंद। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ब्रिक्स में हुई, अहम मुलाकात थी और उस मुलाकात के जो नतीजे हैं अब एलएसी पर देखने को मिल रहे हैं। खासकर डेप्सांग डेमचौक से डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। लेकिन अहम सवाल यही है कि कितना ट्रस्ट चीन के ऊपर किया जा सकता है? क्या डिसएंगेजमेंट के बाद डी एस्केलेशन के बारे में भी दोनों देश सोच रहे हैं सर? निश्चित रूप से, क्योंकि इस समय चीन की मजबूरी है, उसको भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना पड़ेंगे। जियोपॉलिटिकली स्थिति को देखते हुए ये बिल्कुल साफ है कि अगर इस तरह से वो अच्छे रिश्ते नहीं रखेंगे तो इसमें नुकसान चीन का ही होने वाला है। और इस पूरी भूमिका में रूस का जो भूमिका रही है वो एक कैटलिक एजेंट के रूप में रही है। उन्होंने उत्प्रेरक रूप में उन्होंने कहा है कि आप बैठकर आपस में समझौता करिएगा। और इसके पूर्व भी हमारी 30 मीटिंगें जो हो चुकी है उसका अपना असर रहा है, क्योंकि जैसा कि कभी भी कोई बड़ा निर्माण किया जाता है
तो जमीन पक्की की जाती है डिप्लोमेटिक लेवल पर। पहले हम लोगों ने, उनके डिप्लोमेट्स ने, हमारे डिप्लोमेट्स ने बैठकर समझौता करने का प्रयास किया, उसका फाइनल रूप जो है अब सामने आया है। तो आप ये मानकर चलिए कि ये समझौता हुआ, पक्का हुआ है। और ये बात अपनी जगह सही है, हमारा पुराना अनुभव चीन के बारे में कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका समझौता पहले हुआ था, उसका उल्लंघन कर दिया था। लेकिन हकीकत में उस समय की और आज की स्थिति में एक ये है कि मैकमोहन लाइन जो है बड़ी स्थिर मानी जाती है। मैकमोहन लाइन को जो है चीन कभी नहीं मानता, क्योंकि हर बरसात सर्दी के बाद जब भी ग्लेशियर पिघलते हैं, नाले रास्ता बदल लेते हैं, नई झीलें बन जाती हैं, तो जियोलॉजिकल लोकेशंस वहाँ आइडेंटिफाई करना बड़ा जटिल होता है और बहुत सारी जो समस्याएं होती है इसके कारण उत्पन्न होती है। लेकिन अब चूंकि साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, वी कैन पिन पॉइंट गिव एग्जैक्ट क्या लोकेशन है, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। इस वजह से अब ये झगड़ा आसानी से सुलझ जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और सुलझेगा क्यों कि देखिएगा बहुत सिंपल सी लेकिन चीज एक चीज है, मैं जो चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक चीन की तरफ से अपनी परसेप्शन लाइन को लेकर कोई मैप शेयर नहीं किया गया है। 90s के दौर में आखिरी बार जब मेरी जानकारी है तब जाकर के नक्शों की अदला बदली हुई थी। क्या चीन इसके लिए तैयार होगा? और इसके लिए जब तक तैयार नहीं होगा, चीन अपना परसेप्शन सामने नहीं रखेगा, भारत अपना परसेप्शन सामने नहीं रखेगा, तब तक हल कैसे निकलेगा? अब ये तो हो नहीं सकता है कि चीन का ही परसेप्शन चले, भारत का भी एक परसेप्शन है एलएसी को लेकर। देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात अपनी जगह सुस्पष्ट है कि पिछले 3 साल से दुनिया में जिस तरह से युद्ध की विभीषिका भड़क रही है और आज उस कगार पर खड़े हैं कि कभी अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए तो ये इससे जो है दुनिया के सभी देश जो है परेशान हैं, चिंतित हैं, सोच रहे हैं अगर हुआ तो क्या करेंगे। कि 3 साल की इन जो विभीषिका देख रहे हैं, जहाँ हजारों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग घायल हो रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कई लाख टन जो है विस्फोटक भोट दिए गए हैं, उससे क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं। अमेरिका में जहाँ कहीं बाढ़ नहीं आती थी वहां पर बाढ़ आ रही है, साइक्लोन आ रहे हैं। अभी आप देखिएगा चले आ रहे हैं, कितना जनहानि हो रही है। चीन की हालत यह है कि चीन में भी जो है कहीं तो बाढ़ आ जाती है, कहीं जो है सूखा पड़ा हुआ है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में जहाँ उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होती जा रही है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की होड़ में वो पिछड़ता जा रहा है, जबकि भारत जो है आगे बढ़ता जा रहा है। आज 5वीं स्थिति है, अब जो है तीसरी स्थिति हो जाएगी और 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि हम आर्थिक रूप से सबसे दुनिया में ताकतवर होंगे। ऐसी स्थिति जब आती है तो निश्चित रूप से उसमें रोड़े लगाना और अड़चन पैदा करना इन विवादों से संभव नहीं है। राजेश जी, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि चीन में एक बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद डॉक्टर राम श्रीवास्तव के पास हम चलेंगे। डॉक्टर साहब के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, जरूर चेक करिएगा। कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हुए 24 सांसद। जस्टिन ट्रूडो को पीएम पद छोड़ने को कहा गया। सांसद बोले रिजाइन करो नहीं तो विद्रोह करेंगे। जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी प्यार से सांसद परेशान। बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हुए 24 सांसद। जस्टिन ट्रूडो को पीएम पद से रिजाइन करने को कहा। कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ 24 सांसद। जस्टिन ट्रूडो को पीएम पद छोड़ने को कहा। सांसद बोले रिजाइन करो नहीं तो विद्रोह करेंगे। जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी प्यार से सांसद परेशान हैं। लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव के पास हम चलेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जस्टिन ट्रूडो मुश्किल कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने भारत से मनमुटाव पैदा किया, खालिस्तानियों का समर्थन किया, हालात ये हैं कि वहां पर खालिस्तानी बहुत जड़ें मजबूत कर चुके हैं और आने वाले वक्त में कनाडा के सामने ये एक बड़ी चुनौती बनकर आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से उनके सांसद अब जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो चुके हैं, क्या लगता है कितने दिनों के मेहमान हैं और क्या वाकई में अब दोबारा चुनकर आएंगे सत्ता में या मुश्किल है रहा? जस्टिस ट्रूडो की तो कुर्सी जो है पहले ही डामाडोल थी और 7 खालिस्तानियों का जो ब्रिटिश कोलंबिया के सांसद हैं उन्होंने अगर समर्थन नहीं दिया होता वो कभी भी गद्दी से बाहर हो जाते। और उनका मजबूरी रही है कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो
खालिस्तानी बाहुल्य वहाँ पर पॉपुलेशन है, उसके दबाव में है। लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन भी अब अच्छी तरह समझ चुकी है, क्योंकि 70 बल्कि 80% जो सिख समुदाय कनाडा का है भी होती है। और अभी जी वहाँ पर जो कुछ चल रहा है उसको देख स्पष्ट है कि भविष्य में ट्रूडो की इस तरह की मोनोपोली नहीं चल पाएगी, उनको झुकना ही पड़ेगा। और झुकने का एक सबसे बड़ा प्रमाण सामने आ गया है कि इतने लोगों ने लिख कर दे दिया है कि उनको आपको जो है गद्दी छोड़ना पड़ेगी, अन्यथा विद्रोह होगा। राजेश जी। जी डॉक्टर साहब, मैं आता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद लौट कर मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर में चीन कर रहा मनमानी। इंडोनेशिया के जल क्षेत्र में चीनी जहाज की घुसपैठ। इंडोनेशियाई तट रक्षक बल ने चीनी जहाज को खदेड़ा। दक्षिण चीन सागर को लेकर कई देशों के साथ चीन का विवाद। दक्षिण चीन सागर में चीन कर रहा मनमानी। इंडोनेशिया के जल क्षेत्र में चीनी जहाज ने घुसपैठ की थी। इंडोनेशियाई तटरक्षक बल ने चीनी जहाज को खदेड़ा। दक्षिण चीन सागर को लेकर कई देशों के बीच टेंशन चल रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन कर रहा है मनमानी। इंडोनेशिया के जल क्षेत्र में चीनी जहाज की घुसपैठ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। इंडोनेशिया के जल क्षेत्र में चीनी जहाज की घुसपैठ। इंडोनेशियाई तटरक्षक बल ने चीनी जहाज को वहां से खदेड़ा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राम के पास हम चलेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, इस पॉइंट को भी थोड़ा समझाइएगा। जिस प्रकार से चीन लगातार साउथ चाइना सी में मनमानी कर रहा है, एग्रेसिव रुख उसने अपना रखा है। इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, जापान हो, ताइवान हो, तमाम देश उससे परेशान चल रहे हैं। लेकिन मकसद क्या है? क्या वाकई में पूरा साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी चाइना का ही है? बाकी जो आसियान के देश हैं उनका कोई हक नहीं है उस पर? डॉक्टर साहब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से समुद्र से एक निश्चित दूरी तक ही उस देश का अस्तित्व रहता है। लेकिन चीन ने क्या किया है कि समुद्र में जो नीचे की मिट्टी है उसको इकट्ठा कर करके कृत्रिम रूप से आइलैंड बना लिए हैं, टापू बना लिए हैं। वहां पर उन्होंने रनवे बना दिए हैं, हेलीपैड बना दिए हैं, बंदरगाह बना दिए हैं। ऐसे छोटे मोटे करीब करीब 75 टापू जो है ये इमेजनरीज में दिख रही हैं, जो आज से 15 साल पहले नहीं थी और अब नजर आ रही हैं। अब वो ये अंतर्राष्ट्रीय नियम का ये कहता है कि इस टापू के आगे की 3 नॉटिकल माइल की, 3 से लेकर 10 नॉटिकल माइल तक का वो अपना कब्जा बता रहा है। अब अगर उसका कब्जा मान लिया जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ट्रैफिक होता है, कि पानी में जो जहाज, मालवाहक जहाज जाते हैं, वो एक निश्चित गहराई से ही जा सकते हैं, उनका रास्ता सुनिश्चित होता है। जैसे हवाई यात्रा में या रेल की यात्रा में, रेल की पटरी जहाँ होगी वहीं जाएंगे, तो समुद्र जहाँ गहरा होगा वहीं भारवाहक जहाज जाते हैं। अब अगर चीन के इस चीज को मान लिया जाए तो वो रास्ता जहाँ जहाँ भी है मैरीटाइम, उस पर उसने अपना अधिकार बताना शुरू कर दिया, जो कि गलत है, क्योंकि 20 साल पुराने जो इमेजरी है उसमें तो है नहीं वो टापू। अब आपने कृत्रिम बना दिए और अब वहां पर टोल टैक्स लेना चाहते हैं। वो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए या राजनीतिक दबाव बनाकर, डिप्लोमेटिक असर करके, इस तरह का अपनी ताकत बता करके छोटे छोटे देशों को, जैसे उसने पाकिस्तान को कब्जे में कर लिया। म्यांमार की हालत देखिएगा, म्यांमार को आखिर आज की स्थिति है ताजा खबर के हिसाब से कि म्यांमार में उसने अपने जो विद्रोही थे जनता के, उनसे संबंध काट लिए। अब वहां निश्चित मानिएगा जुंटा की सरकार कुछ समय गिर जाएगी, क्योंकि चीन जो आप परेशान हो गया, वहां जुंटा के विरुद्ध जितने भी लोग लड़ रहे हैं वो डू और डाई की स्थिति में आ गए हैं, और चीन की वहां पॉलिसी टोटली फेल होती जा रही है। यही एक कारण है कि चीन जो है इन छोटे देशों को दबाने के लिए ये हरकतें कर रहा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि जिस प्रकार से चीन ने एक पहल की, भारत की तरफ से पहल की गई, लेकिन चीन झुका और एलएसी के विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई। क्या इसके पीछे हम एक मकसद देख सकते हैं चीन का कि वो ताइवान की तरफ बढ़ना चाहता है लेकिन एलएसी को स्थिर रखना चाहता है? डॉक्टर साहब देखिए, इस समय तो अगर मेरी समझ में जो मेरा अपना विचार है वो ये है
कि इस सब को क्रेडिट अगर जाती है तो हमारे प्रधानमंत्री को तो जाती ही है, पर साथ में रूस की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रूस इतना त्रस्त हो चुका है यूक्रेन के मामले में। अब वो किसी भी कीमत पर दुनिया से अगर अच्छे संबंध बनाए रखेगा तो उसका रास्ता सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ही थ्रू हो सकता है कि यही एकमात्र व्यक्ति हैं जो पुतिन के गले में हाथ डालकर बात कर सकते हैं, बाइडेन के हाथ में गले में हाथ डालकर बात कर सकते हैं, ट्रम्प से तो उनके बहुत ही अच्छे संबंध हैं। तो निश्चित रूप से पश्चिम की दुनिया से जो रूस कट गया है उससे जुड़े रहने के लिए ये आवश्यक है उसको भारत से और भारत की समस्याओं के निदान में उसको एक अच्छे दोस्त के रूप में मदद करें। और देख रहे हैं जो भारत चीन का टेंशन कम हुई है। मैं लौटा हूं डॉक्टर साहब आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, उसके बाद डॉक्टर राम श्रीवास्तव के पास हम लौटेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका का थर्ड इजराइल को नहीं बचा पाएगा। ईरान की ओर से इजराइल और अमेरिका को चेतावनी, अमेरिका का थर्ड इजराइल को नहीं बचा पाएगा। ईरान बोला 1 अक्टूबर के हमले की जवाबी कार्रवाई कर सकता है इजराइल। अमेरिका इजराइल ने मिलकर बनाया है बेहद खास प्लान। ईरान की ओर से इजराइल और अमेरिका को चेतावनी, ईरान की ओर से इजराइल और अमेरिका को चेतावनी, अमेरिका का थर्ड इजराइल को नहीं बचा पाएगा। 1 अक्टूबर के हमले की जवाबी कार्रवाई कर सकता है इजराइल। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर बेहद खास और गोपनीय प्लान बना लिया है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम के पास चलेंगे। डॉक्टर राम, जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे वैसे इजराइल के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने 1 अक्टूबर के हमले की बदला लेने की कसम तो खाई थी, लेकिन लग रहा है कि नेतन्याहू भूल गए हैं। ईरान से डर रहा है। उनके जीन्स में ये घुसा हुआ है कि एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया उस पर वो पूरा का पूरा कार्रवाई करेंगे। तो ये तो आप मानकर चलिए इजराइल पर किसी न किसी पर रूप में बदले की कार्रवाई होगी और उसकी शक्ति इतनी बड़ी है, शक्ति है उसके पास कि वो जब उनके घर में गुप्त तरीके से जाकर उन लोगों को खात्मा कर सकता है तो भविष्य में आप ये मानकर चलिए कि जैसे ही हिजबुल्लाह समाप्त होगा उसके तुरंत बाद जो है ईरान पर एक अच्छा ताकतवर हमला होगा। अभी उसको यूं मानकर चलिए कि लीक कर दिया गया, वो लीक कैसे हुआ ये भी एक रहस्यपूर्ण चीज है। इससे ये चीज तो स्पष्ट हो गई कि इजराइल के पास इस तरह का प्लान था कि वो हेलो हेलो हाँ डॉक्टर साहब बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है जी। डॉक्टर राम श्रीवास्तव आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, बस एक आखिरी सवाल जो मैं समझना चाहता था, क्या ईरान अमेरिका को भी उकसा रहा है हमले के लिए? ईरान अमेरिका को तो क्या उकसाएगा, क्योंकि यहाँ ईरान के आसपास चारों तरफ घेर कर अमेरिकी मेरीन बैठी हुई है और आधुनिकतम हथियारों से। कि जिस थाट का जिक्र किया जा रहा है वो सामान्य हथियार नहीं है, ये इस तरह का नहीं है जिसमें कोई न्यूक्लियर वारहेड जाए या और कोई विस्फोटक जाए। ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इसकी इतनी हो जाती है कि सामने वाले को वो नष्ट कर देता है। और ये पूरी तरह से सैटेलाइट कंट्रोल है। ये स्पेस वार का एक प्रारंभिक कदम है कि दुश्मन की मिसाइल वहां से उठी नहीं, इसके पहले ही उसी के क्षेत्र में जाकर इसको खत्म कर दे। इसका जो तकनीकी जानकारी मिल रही है वो काफी एडवांस्ड है और यही एक कारण है कि इजराइल इस समय काफी आगे हो रहा है। वहाँ थॉट भी उसको मिल रहा है और उसके करीब करीब एक थॉट के प्रोजेक्ट के साथ में 100 के लगभग 97 साइंटिस्ट लगते हैं। आप उनको मेरीन वो बोल सकते हैं, उनको सिपाही बोल सकते हैं या कमांडोज बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत में वो सब साइंटिस्ट हैं।
और निश्चित रूप से ये अपनी जगह सुनिश्चित है, अगर ईरान ने कोई भी हरकत की इजराइल के ऊपर तो उसका सर्वसत्यानाश होना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आप पुराना इतिहास उठा कर इस देख वक्त लीजिएगा। डॉक्टर साहब इजराइल के ऊपर ही टिकी हुई है कि इजराइल कैसे जवाब ईरान को देता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।